So, good morning, girls. Today we are going to discuss our next question, that is, what is psychology? मनोविज्ञान किसे कहते हैं और इसका क्या मनोविज्ञान एक साइंस या विज्ञान के रूप में हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं, यानी कि मनोविज्ञान मनोविज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को स्पष्ट करें. ठीक है, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, मनोविज्ञान के वैज्ञानिक स्वरूप को स्पष्ट करें. ये है आपका क्वेश्चन. सो हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी में ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ. सो नाउ वी कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी कि इसका मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है. तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है हमारे सामने कि हम किस प्रकार से इसको डिफाइन कर सकते हैं. बहुत ही ज्यादा प्रचलित विषय है. हाँ जी. बहुत ही ज्यादा प्रचलित विषय है मनोविज्ञान आज की डेट में, परंतु इसको डिफाइन करना कोई बहुत सरल कार्य नहीं है. अनेक विद्वानों ने अपने अपने हिसाब से इसको डिफाइन करने की कोशिश करी है, इसको डिफाइन करने का प्रयास करा है, और समय के साथ साथ बहुत से परिवर्तन हमें इसकी परिभाषा में भी नजर आए हैं. जैसे हम जब इतिहास को डिस्कस कर रहे थे तो आई टोल्ड यू दैट इट स्टार्टेड विद साइकोलॉजी का जो मीनिंग था, इट स्टार्टेड विद इट इज अ स्टडी ऑफ सोल. ठीक है, आत्मा का विज्ञान है या आत्मा का अध्ययन है, इस चीज से ये शुरुआत हुआ था. तो इसलिए बहुत से परिवर्तनों से गुजरकर आज की जो हमारी डेफिनेशन है वो अस्तित्व में आई है. तो आज की डेफिनेशन को करने से पहले आपको जो भी पुरानी जो डेफिनेशंस हैं वो मैं एक एक करके आपको बता दूंगी. जैसे सबसे पहली डेफिनेशन थी आत्मा के अध्ययन या आत्मा के विज्ञान के रूप में. तो मनोविज्ञान का अंग्रेजी जो शब्द है साइकोलॉजी है, और वो दो ग्रीक भाषा के शब्दों से जुड़कर मिला है, साइकी प्लस लोगोस. ये आप सबको पता है. साइकी का मतलब है सोल एंड लोगोस है स्टडी, तो स्टडी ऑफ सोल. तो शुरुआत में यही लोगों का मानना था कि आत्मा का अध्ययन ही साइकोलॉजी है, और इसका शाब्दिक अर्थ आत्मा का विज्ञान बनता है. तो ये भी आप सबको पता है कि प्राचीन काल में मनोविज्ञान जो है दर्शन शास्त्र की एक शाखा के रूप में इसको माना जाता था, इसको स्टडी किया जाता था. इसलिए इसको आत्मा का विज्ञान मानना एक नेचुरल प्रोसेस हो गया था, एक स्वाभाविक प्रोसेस हो गया था, बिकॉज इसकी जो भी स्टडीज थी वो दार्शनिक लाइट में या दार्शनिक प्रकाश में करी गई थी. प्लेटो आए, एरिस्टोटल आए, कई प्रकार के दार्शनिक आए जिन्होंने अपने अपने व्यूज जो हैं आत्मा के बारे में, स्टडी ऑफ सोल के बारे में हमारे सामने पेश करे थे. ठीक है, तो ये काफी पॉपुलर मीनिंग था जो साइकोलॉजी का उस समय में माना जाता था. परंतु धीरे धीरे जब इसका मूल्यांकन किया गया, इसको इवैल्यूएट किया गया, तो बहुत सी ऐसी आपत्तियां हैं जो इस डेफिनेशन की थी वो सामने आने लगी. बहुत से ऐसे दोष हमारे सामने आए, और सबसे पहला ये दोष था कि हम इसको आत्मा को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं. आत्मा का विज्ञान या स्टडी ऑफ सोल है, परंतु हाउ कैन वी स्टडी अ सोल, बिकॉज इट कैन नॉट बी सीन. आप सोल को या आत्मा को देख नहीं सकते, इसको आप कंटेन नहीं कर सकते, सीमाबद्ध नहीं कर सकते इसको, और किसी भी प्रकार का परीक्षण या किसी भी प्रकार का प्रयोग आप आत्मा पर नहीं कर सकते. आत्मा किसी भी प्रकार की कोई विषय वस्तु नहीं है. ठीक है, इवन दार्शनिकों का भी आत्मा के स्टडी के बारे में काफी आपस में मतभेद शुरू हो गया. प्लेटो, अरिस्टोटल, इनके भी आत्मा संबंधित जो विचार थे शुरुआती दौर पर, उनमें चेंजेस आने शुरू हो गए, और धीरे धीरे फिर मनोविज्ञान की स्टडी से आत्मा जो शब्द है उसको हटा दिया गया. फिर आपकी नेक्स्ट डेफिनेशन हमारे सामने आई, दैट इज स्टडी ऑफ माइंड, यानी साइकोलॉजी क्या है, मन का अध्ययन. ठीक है, तो ये हमारे सामने डेफिनेशन आई बिकॉज आत्मा के विज्ञान से बहुत से जो वैज्ञानिक थे वो असंतुष्ट थे, तो इसलिए उन्होंने
फिर ये इस चीज के ऊपर सहमति जताई कि साइकोलॉजी क्या है, माइंड को स्टडी करना। ठीक है, तो मतलब कि चेतना के विज्ञान से पहले माइंड को स्टडी करना, इस प्रकार की ये डेफिनेशन सामने आई थी। यानी एक मानसिक जीवन का विज्ञान है, इसमें अनुभूति, इच्छा, संज्ञान, इस प्रकार की कॉन्सेप्ट्स जो हैं इसके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, परंतु इस डेफिनेशन में भी बहुत सी क्रिटिसिज्म्स या बहुत सी आपत्तियां, बहुत से दोष प्रस्तुत करे गए। और हालांकि प्रथम दृष्टि में देखा जाए तो आत्मा के विज्ञान से ज्यादा श्रेष्ठ प्रतीत हुई थी ये वाली डेफिनेशन, परंतु फिर भी कई परिसीमाओं के ऊपर संकेत किया गया है। यानी कि मानसिक शक्तियों को स्टडी करना है ना, इस डेफिनेशन का क्या मतलब था, मानसिक शक्तियों को स्टडी करना। अब मानसिक शक्तियों को भी तो नहीं आप देख सकते, वो उनको भी आप प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से आप नहीं देख सकते, यानी फिर आप उसको कैसे स्टडी करोगे। विज्ञान का मतलब होता है समथिंग विच इज सॉलिड, ठीक है, जो आपके सामने है, जिसको आप प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हो, प्रत्यक्ष रूप से जिसको आप स्टडी कर सकते हो। तो अब यहाँ पर मन को भी हम डायरेक्टली नहीं देख सकते, इट कैन ओनली बी फेल्ट, है ना, आप उसको देख तो नहीं सकते। तो इस वजह से भी इसमें आपत्तियां उठाई जाने लगी। मन को भी दर्शन शास्त्र का ही एक पार्ट माने जाने लगा। ठीक है, कि जैसे दर्शन शास्त्री जो है वो स्टडी फिलॉसफी, जो फिलोसोफाइज करते हैं मन को, कि मन ऐसा हो सकता है, इस प्रकार से हम फील कर सकते हैं, ये इसके इमोशंस हैं, ये इसका संज्ञान है, इस प्रकार से हम फिलोसोफाइज कर सकते हैं जैसे। तो उसी तरीके से मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी मन को फिलोसोफाइज करा जाने लगा, जो कि वैज्ञानिकों को खरा नहीं उतरा। ठीक है, वैज्ञानिकों की दृष्टि में ये खरा नहीं उतरा, इस वजह से ये डेफिनेशन भी अपूर्ण साबित हुई और इसको भी त्याग दिया गया। फिर हमारी थर्ड डेफिनेशन अस्तित्व में आई, दैट इज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस। यानी साइकोलॉजी क्या है, चेतना का विज्ञान या स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, इसको माने जाने लगा। ठीक है, और ये जो थर्ड डेफिनेशन जो थी, ये आपकी सेकंड डेफिनेशन यानी मन के सिद्धांत से ही इसकी उत्पत्ति हुई थी। विल्हेम वुंट ने इसका विकास किया था, या सबसे पहले उन्होंने ही इसके बारे में हमें बताया था। यानी कि उन्होंने ये कहा था कि मानव मन को स्टडी करना, या मानव मन को हम कैसे स्टडी कर सकते हैं, व्यक्ति अपने आप में या अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करके, यानी अपने अंदर खुद झांक कर अपने बारे में बताए कि मेरे मन में ये, बिकॉज वी सेकेंड पर्सन कैनॉट स्टडी, है ना, एक दूसरा व्यक्ति आपको स्टडी नहीं कर सकता या आपके मन को नहीं पढ़ सकता, परंतु हम अपने मन को खुद को पढ़कर और सामने पेश कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये कॉन्शियसनेस सामने आई, या चेतना सामने आई, कि चेतन मन को स्टडी करना। एक व्यक्ति, हम उसको कह सकते हैं कि आप इंट्रोस्पेक्ट करो, आप अपने अंदर झांको और अपने चेतन मन को स्टडी करके बताओ कि आपके मन में क्या चल रहा है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आपकी क्या अनुभूति है, इस पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में आप क्या फील करते हो, आपके इमोशंस क्या हैं, आपकी सोच क्या है इसके बारे में। तो इस तरीके से इसको पेश किया गया विल्हेम वुंट ने। परंतु हालांकि काफी सही परिभाषा थी और काफी समय तक भी साथ चली, परंतु फिर भी और किसके कई गुण हमारे सामने आए थे, है ना। ये पहली ऐसी परिभाषा थी, थर्ड जो परिभाषा है, जिसमें गुण या एडवांटेजेस भी हमें दिखाई दिए। ठीक है, इसके अच्छी बातें भी हमारे सामने आई, जैसे कि इसको हम अंतर्दर्शन विधि से अपने मन को, अपने चेतन मन को स्टडी कर सकते हैं। इंट्रोस्पेक्शन मेथड या अंतर्दर्शन विधि जो होती है, इससे हम इसको स्टडी कर सकते हैं। और चेतन अनुभवों का स्थान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, कोई भी किसी भी प्रकार की सिचुएशन में एक व्यक्ति का जो अनुभव होता है, चेतन अनुभव का मतलब होता है जो आप जिसके बारे में अवेयर हो, कॉन्शियस हो, आपको पता है कि ये
आपके सामने ये जो सिचुएशन है ये चल रही है, एनवायरनमेंट में ये हमारे आसपास हो रहा है, ठीक है। तो इसके द्वारा मतलब हमारी जो मानसिक योग्यताएं हैं, हमारी जो मानसिक जो कैपेबिलिटीज होती हैं, जैसे कि आपकी स्मृति है, आपकी इंटेलिजेंस है, या आपकी मानसिक योग्यताएं हैं, ठीक है। तो इसका इसका सहारा लेकर हम अपने चेतन मन को स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। आपकी जो पर्सनालिटी है, इंटेलिजेंस है, आपकी स्मृति है, ये कई प्रकार की हमारी मानसिक योग्यताएं होती हैं। जितनी ज्यादा केपेबल आप होगे अपनी इन मेंटल कैपेबिलिटीज को लेकर, उतना सही तरीके से इंट्रोस्पेक्शन मेथड के द्वारा आप अपने कॉन्शियस माइंड को, अपने चेतन मन को स्टडी कर सकते हो, उसके बारे में दूसरे लोगों को बता सकते हो, ठीक है। तो इस मेथड या इस विधि के द्वारा, इंट्रोस्पेक्शन विधि के द्वारा, हम पशुओं और बच्चों के ऊपर भी इसका स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कई गुण जो हैं इस परिभाषा के हमारे सामने आए, परंतु गुणों के साथ साथ बहुत सी परिसीमाएं सामने आने लगी, बहुत सी ऐसी डिसएडवांटेजेस भी सामने आने लगी। और सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज थी वो था कि मन हमारा चंचल होता है, मन हमारा स्थिर नहीं है। एक ही प्रकार की सिचुएशन आज हमें बहुत अच्छी लग रही है, कल वही सिचुएशन हमें पसंद नहीं आएगी, बिकॉज बहुत से और फैक्टर्स जो हैं उस सिचुएशन में साथ में जुड़ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, साइकोलॉजी की क्लास एक सिचुएशन है, ठीक है। आज आपको साइकोलॉजी की क्लास बहुत पसंद आ रही है, ठीक है, बहुत अच्छा लग रहा है आपको क्लास में बैठकर सुनना, बिकॉज कोई और प्रॉब्लम जो है आपको आप फेस नहीं कर रहे हो। कल को दोबारा साइकोलॉजी की क्लास होती है तो वहां पर आपका मन नहीं लगता, आपका मन जो है वो कंसंट्रेट आप नहीं कर पा रहे हो, बिकॉज और कुछ और प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपके मन को अफेक्ट कर रही हैं, आपको चिंतित कर रही हैं। हो सकता है आपकी मदर बीमार हैं, उनको आपकी जरूरत है, ठीक है। हो सकता है घर में लाइट नहीं है, हो सकता है बाहर से बहुत ज्यादा शोर आ रहा है। तो इंटरनल और एक्सटर्नल कई प्रकार के फैक्टर्स होते हैं, इनको हम वेरिएबल्स कहते हैं, जो हमारे मन को अफेक्ट करते हैं। तो एक ही प्रकार की सिचुएशन है, आज भी साइकोलॉजी की क्लास है, कल भी साइकोलॉजी की क्लास होगी, परंतु आपके और सिचुएशंस के ऊपर, आपके और फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस वक्त आपका मन उस क्लास में लगता है कि नहीं। तो हम कैसे उस मन को स्टडी कर सकते हैं जो स्थिर नहीं है, जो इतना चंचल है, लगातार जो परिवर्तित होता है, ठीक है। तो ये एक डिसएडवांटेज सामने आया था। इसके अलावा विज्ञान का एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है कि हम किसी भी जो भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं हम उसको दोहरा सकते हैं आराम से, और जो हमारे रिजल्ट्स होंगे वो सिमिलर आएंगे, ठीक है। आगे जब हम विज्ञान के स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे तो ये आपको क्लैरिटी हो जाएगी। और ऑलरेडी आप लोग स्कूल्स में वैज्ञानिक विषयों को पढ़ चुके हो, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, ठीक है, और आपने एक्सपेरिमेंट्स भी करे होंगे कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। अब केमिस्ट्री है, फॉर एग्जाम्पल केमिस्ट्री का आपने एक्सपेरिमेंट करा है, हमें पता है केमिस्ट्री के जो फॉर्मूले हैं। अब वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O, ठीक है, ये वाटर का फॉर्मूला है। और ये बनता कैसे है कि हम हाइड्रोजन के 2 पार्ट्स प्लस ऑक्सीजन का 1 पार्ट मिलाएंगे, H2, ठीक है, H2, 2 पार्ट्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 पार्ट ऑफ ऑक्सीजन को हम मिक्स करेंगे तो हमें वाटर मिलेगा। जितनी मर्जी बार आप ये करेंगे, कोई मर्जी विश्व में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से ये दो केमिकल्स को मिक्स करेगा तो उसको तीसरा जो प्रोडक्ट है वो वाटर ही मिलेगा, ठीक है, उसको कोई और प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो जितनी मर्जी बार आप इसको दोहराओगे आपको रिजल्ट्स जो हैं वो सिमिलर आएंगे, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये विज्ञान का एक मेन क्राइटेरिया होता है कि कितनी मर्जी बार आपको उसी प्रकार से आप एक्सपेरिमेंट को रिपीट करो, दोहराओगे, आपको रिजल्ट्स सेम आने चाहिए। परंतु चेतना के बारे में ये असंभव है। चेतना, अभी जैसे मैंने आपको यही एग्जाम्पल दिया था कि चेतन मन जो होता है, चेतना जो होती है वो हमारी स्थिर नहीं है, वो चंचल है। और चेतना का जो अनुभव होता है
वो एग्जैक्ट भाषा में दोहराना, रिपीट करना, या ये तो है नहीं कि मोती आपको दिए हुए हैं, आप मोतियों को माला में पिरो दोगे तो आपको एक धागे में पिरो दोगे तो आपको एक सुंदर मोतियों की माला, एक समान मोतियों की माला मिल जाएगी। ठीक है, ये ऐसा नहीं है। चेतन अनुभव जितनी मर्जी बार आप रिपीट करो, आप में कुछ ना कुछ उसमें जोड़ तोड़ होता रहता है। होता है कि नहीं होता? अब एक मूवी है, सपोज आप एक पिक्चर देखने जाते हो, ठीक है, आप एक मूवी देखकर आए हो, घर आकर आप उसकी कहानी अपनी मम्मी को बताना चाह रहे हो, ठीक है, आपने अपनी मम्मी को वो कहानी सुना दी कि पिक्चर में ऐसे ऐसे हुआ। जैसे ही आपकी कहानी खत्म होती है, आपके पिताजी घर आ जाते हैं और वो भी कहते हैं कि अच्छा मुझे भी बताओ, क्या कौन सी पिक्चर थी, कैसी थी, उसकी कहानी मुझे भी सुननी है। आप दोबारा से वो कहानी बतानी शुरू करोगे तो क्या आप एग्जैक्ट वही तरीके से, वही वर्ड्स के साथ, उसी सीक्वेंस में आप कहानी बता पाओगे? नहीं। हालांकि समरी सेम होगी, पर एग्जैक्ट सेम वर्ड्स में, एग्जैक्ट क्रम में आप वो कहानी दोहरा नहीं पाओगे। ठीक है, इसी प्रकार से तीसरी बार आप किसी और को कहानी सुनाओगे, उसमें और चेंजेस आएंगे। तो चेतन अनुभव, जब भी हम सेम अनुभवों को दोहराते हैं, कोई ना कोई उसमें चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। अब हमने इसके गुणों में बताया कि चेतन मन को हम पशुओं और बच्चों के ऊपर भी, या उनके इंट्रोस्पेक्शन विधि के द्वारा उनको भी स्टडी करवा सकते हैं, परंतु क्या ये सही है ये चीज? नो। अब पशु है, एक जानवर है, ही कैन नॉट स्पीक। क्या वो बोल सकता है? आप किसी एक डॉग को बोलो कि जी बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, दैट इज नॉट पॉसिबल। एक छोटा बच्चा है, उसको हम कहते हैं कि बताओ तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, या तुम्हारे अनुभवों के बारे में हमें बताओ, ही विल नॉट बी एबल टू से। तो पशु हैं, बच्चे हैं, या फिर मानसिक रूप से जो कमजोर व्यक्ति होते हैं, उनके ऊपर हम इस प्रकार की स्टडी, उनके चेतन को स्टडी हम नहीं कर सकते। ठीक है। अनदर डिसएडवांटेज जो सामने आया था वो ये है कि चेतन अनुभव जो है वो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत होते हैं, बहुत ज्यादा पर्सनल होते हैं। ठीक है। अब मैंने आपको जो अभी एग्जाम्पल दिया था मूवी का, अब आप दो सहेलियां पिक्चर देखने गए हो, तो दोनों के अपना अलग अलग एक्सपीरियंस होता है उस पिक्चर के लिए। होता है कि नहीं होता है? एक सहेली अपनी मदर को कहानी बता रही है, वो किसी और तरीके से बताएगी। दूसरी सहेली अपनी मदर को कहानी बताएगी, वो किसी और तरीके से बताएगी। यानी उस पिक्चर में जो चीज आपको ज्यादा पसंद आई है, आप उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस करोगे। ठीक है। अगर आपको हीरो बहुत अच्छा लगा है, तो वो सहेली जो है हीरो के बारे में ज्यादा बताएगी। ठीक है। दूसरी को हीरोइन ज्यादा पसंद आई है, या विलन ज्यादा पसंद आया है, या कॉमेडियन है उस पिक्चर में वो ज्यादा पसंद आया, तो उसके ऊपर फोकस होगा, उसके अराउंड रिवॉल्व होएगी कहानी जो है। तो हर हर व्यक्ति का एक सिचुएशन को, एक ही सिचुएशन को परसीव करने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है। और अगर हम एक ही सिचुएशन में मौजूद दो लोगों से उनके अनुभव के बारे में पूछेंगे, तो दोनों की राय अलग अलग होगी। अब आप, कई सारे बच्चे जो हैं, 10-15 बच्चे जो हैं इस क्लास को इस वक्त अटेंड कर रहे हैं, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? एक जैसी चीज मैं आप 15 के 15 बच्चों को बता रही हूं। अब मैं अगर, या कोई भी और अगर आपसे आपके अनुभव के बारे में पूछना शुरू करेगा कि आप बताओ आपको क्लास कैसी लगी, आपको आपकी मैम कैसी लगी, या आप जो मैम ने कंटेंट बताया है वो आपको कैसा लगा, वो समझ आया है कि नहीं आया, हर बच्चे की राय अलग अलग होगी। ठीक है, कि आपको किसी को समझ आया है तो वो प्रेज करेगा इस क्लास को, जिसको कंटेंट समझ में नहीं आया है वो इसको डिसलाइक करेगा कि नहीं मेरे को तो पसंद ही नहीं आया। ठीक है। तो इस तरीके से हर का अपना अनुभव होता है एक ही प्रकार की सिचुएशन में। तो चेतन अनुभव जो है बहुत व्यक्तिगत होते हैं। एक व्यक्ति का अनुभव कुछ और रहा है तो वो कुछ और तरीके से फील कर रहा है, दूसरे व्यक्ति का अनुभव कुछ और रहा है तो वो कुछ और तरीके से फील करेगा, और रिपोर्ट्स दोनों बच्चों की या दोनों व्यक्तियों की अलग अलग प्रकार से आएगी। तो हम कैसे फिर उस सिचुएशन को क्या कहेंगे, कैसे परसीव करेंगे? अब मैं क्या कंक्लूजन लूंगी सिचुएशन का कि ये क्लास अच्छी थी कि नहीं? बिकॉज मेरे को 4 बच्चों ने कहा अच्छी थी, 4 ने कहा अच्छी नहीं थी।
तो अब मैं क्या कंक्लूजन इसका ले सकती हूँ? कुछ भी नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से चेतन अनुभव के आधार पर हम किसी भी सिचुएशन को प्रॉपर तरीके से परसीव नहीं कर सकते। ओके, देन फ्रॉइड ने हमें चेतन जो मन है, हमारा जो मन है, यू कैन से मन जो होता है, उसकी 3 परतों के बारे में बताया था। हमारा जो मन होता है, आपका जो माइंड होता है, दैट इज कंपोज्ड ऑफ 3 लेवल्स। कौन से होते हैं वो 3 लेवल्स? कॉन्शियस मन, प्री कॉन्शियस या सब कॉन्शियस माइंड, एंड तीसरा है आपका अनकॉन्शियस माइंड। ठीक है, ये 3 परतें होती हैं, चेतन मन, अर्ध चेतन मन और अचेतन मन। अब उनके अकॉर्डिंगली क्या है ये 3 परतें? ठीक है, अब आपने टाइटैनिक मूवी देखी होगी, बहुत ही फेमस मूवी है टाइटैनिक, जिसमें कि एक शिप जो है वो एक बर्फ के पहाड़ से टकरा जाता है और उसमें छेद हो जाता है और समुद्र का पानी सारा शिप के अंदर घुस जाता है और वो शिप जो है वो अल्टीमेटली डूब जाता है। बहुत से सैकड़ों लोगों की जो उस शिप में मौजूद थे उनकी मृत्यु हो जाती है। अब ये कहने को, एक बर्फ का पहाड़ से वो शिप कैसे टकराया? क्या जो भी शिप को चला रहा था उसको वो बर्फ का पहाड़ नजर नहीं आया? क्या है बर्फ का पहाड़? क्या होता है बर्फ का पहाड़, या इसको हम आइसबर्ग की भी कहते हैं, उसकी सिर्फ एक टिप जो है वो पानी की सतह के ऊपर नजर आती है और पानी की सतह के नीचे पूरा का पूरा पहाड़ होता है जो आपको नजर नहीं आ रहा। तो कई बार जो जो शिप के चालक जो होते हैं वो थोड़ा धोखे में आ जाते हैं कि कितना बड़ा वो पहाड़ होगा, थोड़ा नजदीक जाकर ही उनको अंदाजा लग पाता है। तो कुछ ऐसा ही, बिकॉज उस समय पे, बहुत पुराने सालों पुरानी ये बात है, उस समय इतने एडवांस्ड इक्विपमेंट्स भी नहीं थे जो पानी की सतह के नीचे का जो नजारा है वो हमें बता सके। ठीक है, तो बहुत नजदीक जाकर एकदम से चालक को दिखा कि ये तो बहुत बड़ा पहाड़ है और शिप मेरी जो है वो उसको टकराएगी, और उसने बहुत कोशिश करी थी शिप को मोड़ने की, परंतु फिर भी वो नहीं टाइमली कर पाया और वो बर्फ का पहाड़ जो है उस शिप को छेदता हुआ चला गया। तो अब ये बर्फ के पहाड़ की मैंने इसलिए आपको एग्जाम्पल दिया बिकॉज हमारा माइंड भी इसी प्रकार की है। जो 3 परतें हैं हमारे माइंड की, वो भी इस बर्फ के पहाड़ के साथ हम उसको कंपेयर कर सकते हैं। यानी पहला जो आपकी परत है वो है चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। वो आपका जो टिप है आइसबर्ग का। अगर 10 हिस्से अगर हम ले उस आइसबर्ग के, तो सिर्फ एक हिस्सा जो है वो टिप होता है। यानी आपका जो कॉन्शियस माइंड है, आपका जो चेतन मन है, सिर्फ एक हिस्सा है, 10 में से सिर्फ एक हिस्सा है। ठीक है, अर्ध चेतन मन जो है, हम उस हिस्से को कंपेयर कर सकते हैं जो कि पानी की सतह को छू रहा है। यानी कि उसमें किसी भी प्रकार की कोई मेमोरी, किसी भी प्रकार के कोई अनुभव नहीं होते हैं। और हमारा जो अचेतन मन है वो हम उस बर्फ के पहाड़ के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो पानी की सतह के नीचे है। यानी फ्रॉइड का ये कहने का मतलब है कि इतनी सारी हमारी जो माइंड में जो स्मृतियां हैं, जो अनुभव हैं, जो फीलिंग्स हैं, वो सारे हमारे अनकॉन्शियस माइंड में होते हैं, जिनके बारे में हम अवेयर नहीं है। जिसके बारे में हम अवेयर है, जो आजकल आपके साथ चल रहा है, प्रेजेंट जो सिचुएशन होती है, सिर्फ वही आपके कॉन्शियस माइंड में होती है। कॉन्शियस माइंड का जो लिमिट होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, बहुत कम लिमिट होती है इसकी। और जो चीजों के बारे में आप अभी जो कार्य नहीं कर रहे हैं, या जिसके बारे में आप अवेयर अभी नहीं है, प्रेजेंटली जो आपके साथ अभी नहीं चल रहा है, वो धीरे धीरे से अर्ध चेतन के मन के थ्रू होता होता हमारे अचेतन मन में जाकर लॉज हो जाता है, रुक जाता है, ठहर जाता है। और जब हमें उस सामग्री की जरूरत होती है तो हम सोचते हैं, हम कोशिश करते हैं उसको बाहर निकालने की,
और अगर वो थोड़ा ऊपर ऊपर होती है तो वो इजीली बाहर आ जाती है, अर्ध चेतन मन से होते हुए हमारे अचेतन मन में आ जाती है और हम उसको बोल देते हैं। परंतु जो बहुत नीचे लॉज हो गई है, जिसके बारे में हमने सोचा ही नहीं है, वो आपकी अचेतन मन में होती है, परंतु वो इधर उधर खो जाती है। ठीक है। अब जो बहुत आपने यूज करते हैं, आप वर्ड्स बहुत कॉमनली वर्ड ये यूज करते हैं, फॉरगेटिंग। करते हैं कि नहीं करते? मैं भूल गई। ठीक है। तो ये फॉरगेटिंग का मतलब क्या है? आपके अचेतन मन में उस सामग्री का जाना। अभी हमने पिक्चर की बात करी थी, मूवी आप देखने गए हो, मूवी आप देखने गए हो, इमीडिएट है वो। ठीक है। अभी आप पिक्चर देखने गए, आप घर आए, आपसे कहानी सुन रहे हैं, आपके मम्मी ने सुनी, पापा ने सुनी, फिर बहन आ गई, फिर कोई और आस पड़ोस के लोग हैं, उनको आप कहानी बता रहे हैं, तो आपको वो आपके चेतन मन में है वो कहानी। हालांकि थोड़ा सा जोड़ तोड़ होता रहता है, पर आपको उसकी समरी, उसका जिस्ट याद है, आप रिमेम्बर करते हैं और आप वो बताते जाते हैं। ठीक है। अब यही 1 हफ्ते बाद, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद कोई आपकी कज़न आती है बाहर दूसरे शहर से, और उसको आप कहानी, आपको वो ध्यान नहीं है। ठीक है। ओहो, मैं तो भूल गई। अच्छा चलो मैं ध्यान करती हूँ। अच्छा उसमें ऐसे हुआ था, बिकॉज़ उस दौरान, वो 15 दिन के दौरान, 1 महीने के दौरान बहुत सी और ऐसे आपके साथ वाक़या घटे हैं, इंसिडेंट्स घटे हैं, जिसके वो सारे चेतन मन में आते गए, और वो फ़िल्म की कहानी जो है वो धीरे-धीरे अर्ध चेतन से होते हुए आपके अचेतन मन में चली जाती है। परंतु अब क्योंकि वो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गई है, 1 महीना ही बीता है, तो आप कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो आपको ध्यान आने लग जाती है, और जैसे जैसे आप बताते जाएंगे, थोड़ा थोड़ा और उसकी आपको बातें या उस कहानी के बारे में ध्यान आता जाता है, और आप वो बता देते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से, और अगर इसी बात को साल बीत जाता है, तो आप कोशिश भी करेंगे तो भी आपको वो पूरी तरीके से वो कहानी याद नहीं आएगी। ठीक है। तो इस तरीके से हम 3 परतों के बारे में फ्रॉइड ने बताया था। और हम मतलब कहने का मतलब ये है, जैसे अब चेतन मन के अनुभव है, तो अगर वो इमीडिएटली पूछे जाएं तो हम बता देते हैं, परंतु अगर वो बहुत समय के बाद अगर वो कोई अनुभव हमसे पूछा जाता है, तो वो हमें ध्यान नहीं रहता, वो आपके अस्तित्व में नहीं रहता, और वो आपके अचेतन मन में चला जाता है, जिसको रिकॉल करना इतना आसान नहीं है। ठीक है। तो इस तरीके से इस कंसेप्ट को, चेतन मन के स्टडी के कॉन्सेप्ट को मैकडूगल ने तो बिल्कुल भी सही नहीं बताया था। इस वजह से ये डेफिनेशन जो है साइकोलॉजी की, इसको भी त्याग दिया गया, इसको भी रद्द कर दिया गया। ओके। देन आपकी चौथी जो डेफिनेशन है वो अस्तित्व में आई, जिसको साइकोलॉजी को साइंस ऑफ बिहेवियर के नाम से जाने जाने लगा। यानी एक वैज्ञानिक जो परिभाषा है साइकोलॉजी की, वो अस्तित्व में आई। ये 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में ये जो परिभाषा है ये सामने आई थी। यानी साइकोलॉजी को व्यवहार के विज्ञान के रूप में जाना जाने लगा। ठीक है। एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। ठीक है। व्यवहार के विज्ञान के रूप में इसको काफी ज्यादा जाना जाने लगा, पहचाना जाने लगा। जेबी वॉटसन जो है इस डेफिनेशन के प्रमुख प्रवक्ता माने जाते हैं। जेबी वॉटसन ने इस परिभाषा को सबसे पहले डेवलप किया था। इसी वजह से जेबी वॉटसन को व्यवहारवाद या बिहेवियरल साइकोलॉजी के फादर या जन्मदाता के रूप में भी माना जाता है। ठीक है। फादर ऑफ बिहेवियरल साइकोलॉजी इज जेबी वॉटसन, क्योंकि उन्होंने साइंस ऑफ बिहेवियर डेफिनेशन की शुरुआत करी थी। ठीक है। यानी कि उनके अनुसार मनोविज्ञान जो है व्यवहार का विज्ञान है। व्यवहार क्या होता है? जो भी आपके एनवायरनमेंट में स्थित उद्दीपक होते हैं। उद्दीपक का मतलब होता है जो भी ऑब्जेक्ट्स, वो सारे हम उद्दीपक वर्ड जो है, स्टिमुलस जिसको कहते हैं, बहुत ही कॉमनली यूज होएगा आगे आगे आपके विषय में। ठीक है। तो स्टिमुलस या स्टिमुलाई का मतलब क्या होता है? कोई भी ऐसी चीज जिसके प्रति आप अनुक्रिया करेंगे, चाहे वो कोई ऑब्जेक्ट है,
चाहे कोई ह्यूमन बीइंग है, चाहे कोई सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। ठीक है, उसको हम उद्दीपक कहते हैं। अब इसमें उद्दीपक में आज की डेट में एक और मैं आपको एग्जाम्पल दूं, क्या होगा उद्दीपक। आप एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम देने जाते हो, है ना, आप सबने एग्जाम्स दिए हैं, तो जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है कि नहीं मिलता, जिसको देखकर आप आंसर करते हो, दैट क्वेश्चन पेपर इज ऑल्सो स्टिमुलस, उसको भी हम उद्दीपक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उस क्वेश्चन पेपर को देखकर आप रिएक्ट करते हो, अनुक्रिया करते हो। क्या अनुक्रिया करोगे? आंसर्स लिखोगे। अनदर एग्जाम्पल आई कैन से सन, सूरज। सूरज जो है वो भी एक उद्दीपक है, एक स्टिमुलस है। सूरज को देखकर बहुत ज्यादा ब्राइट है सूरज, आपकी आंखें एकदम बंद हो जाती हैं, होती है कि नहीं? आप रिएक्ट करते हो, आप अनुक्रिया करते हो। एनी टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट, एनी टाइप ऑफ ह्यूमन बीइंग, एनी टाइप ऑफ सिचुएशन जिसके प्रति आप रिएक्ट करोगे, दैट इज कॉल्ड स्टिमुलस। तो वॉटसन का क्या मानना है कि मनोविज्ञान में व्यवहार क्या है? जो भी एनवायरनमेंट में या वातावरण में स्थित उद्दीपक के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, ठीक है, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। ओके, जिसके बारे में लिखना संभव है, जिसके बारे में जो कि प्रत्यक्ष रूप से मौजूद है, जिसको हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक है, आपकी आंखें बंद हुई हैं, आप लिख सकते हो सूरज बहुत तेज था और मेरी उसको देखते ही, जैसे ही मैं बाहर निकली, मेरी आंखें जो हैं खुद ब खुद बंद हो गई। क्वेश्चन पेपर बहुत टफ था, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आया, मैं तो फेल होके रहूंगी, आई कुडंट आंसर। आप उसके बारे में अपना अनुभव बता सकते हो। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। किसी भी स्टिमुलस के प्रति रिएक्ट करना इज कॉल्ड बिहेवियर। ठीक है, तो ये जो परिभाषा थी, ये काफी संतोषजनक परिभाषा मानी गई थी साइकोलॉजी की, काफी ज्यादा इसको सराहा गया था। ठीक है, कई साइकोलॉजिस्ट, पिल्सबरी हैं, नॉर्मन है, मन है, इन्होंने इसके बारे में काफी एडवांटेजियस या काफी अच्छी बातें इस परिभाषा के बारे में करी थी, कि आज की डेट में नॉर्मली मनोविज्ञान को हम साइंस ऑफ बिहेवियर के रूप में परिभाषित कर सकते हैं, यानी जो भी अनुभव आप फील करते हैं अपने एनवायरनमेंट में, जो भी आप फील करते हैं। ठीक है, तो किस प्रकार के गुण इसका अगर हम मूल्यांकन करें तो गुण और परिसीमाएं दोनों ही सामने आई थी। गुण ज्यादा इंपॉर्टेंट दिखे हमें। क्या है? एक तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता क्या हुई कि किसी वस्तु, किसी दूसरी चीज के प्रति हम रिएक्ट कर रहे हैं, और वो रिएक्शन जो कि सबको दिख रहा है, जिसको आप आसानी से लिख सकते हो, आसानी से रेप्लिकेट कर सकते हो, आसानी से दोहरा सकते हो। यानी आज अगर आप सूरज को देखकर आपकी आंखें चौंधिया जाती हैं, तो कल भी सूरज को देखकर आपकी आंखें चौंधियाएंगी। ऐसे नहीं है कि कल आप बड़ी आंखें फाड़ फाड़ के सूरज को देख लोगे, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, तो जब भी आप सूरज को देखोगे, आप उसी ब्राइटनेस वाले सूरज को देखोगे, आपकी आईज अपने आप चौंधिया जाएंगी। सिंपल। जब भी आपके सामने क्वेश्चन पेपर आएगा, आप उस क्वेश्चन पेपर के आधार पर ही आंसर्स लिखोगे। सिंपल। स्टिमुलस होगा, वही स्टिमुलस होगा, आपका रिएक्शन भी उसी प्रकार का होगा। ठीक है, क्लैरिटी होती है इसमें, बहुत ज्यादा क्लैरिटी है। यानी कि अभी मैंने आपको बहुत क्लियरली आपको ये बता दिया कि हंसना, रोना, हर चीज की क्लैरिटी है। हंसने वाली चीज है, आप उसको देखकर हंसोगे। कोई रोने वाली चीज होती है, आप उसको देखकर रोगे। कोई ये नहीं है कि पिक्चर में कोई रोने वाला सीन चल रहा है तो आप जोर जोर से हंसना शुरू। अगर आप ऐसा करते हो तो देन यू आर नॉट अ नॉर्मल पर्सन। ठीक है, आप नॉर्मल नहीं हो। करते हैं लोग ऐसा। ठीक है, आप सिचुएशन के विपरीत रिएक्ट भी करते हैं, बट दैट इज अ सेपरेट मैटर, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मैलिटी। नॉर्मैलिटी क्या है? सिचुएशन के अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना। जो भी सिचुएशन है, जो भी सब्जेक्ट है, जो भी ऑब्जेक्ट है, उसके प्रति उसी के हिसाब से आपने रिएक्ट करना, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर
बिहेवियर, क्लैरिटी होगी आपको, तभी आप ऐसा करोगे। ठीक है, तो इसमें मतलब कि इस प्रकार से डेफिनेशन ऐसी है, इसमें आप बार बार दोहरा सकते हो उसी प्रकार के जैसे अभी मैंने आपको बताया। ठीक है, और इसमें यानी कि अपने आप के बारे में बताना, जैसे हमने मन के सिद्धांत में या चेतना के सिद्धांत में पढ़ा कि आप अपना अनुभव खुद बता रहे हो, तो इसमें ऐसा नहीं है। आपने अपना अनुभव खुद बताने की आपको इसमें जरूरत नहीं है। दूसरा व्यक्ति जो है आपको ऑब्जर्व करके आपका जो भी रिएक्शन है उसके बारे में वो बता सकता है या उसके बारे में वो लिख सकता है। दैट इज वाई साइकोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट, कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, दो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटर और दूसरा होता है आपका सब्जेक्ट। एक्सपेरिमेंटर कौन है? जो व्यक्ति आपके ऊपर प्रयोग कर रहा है, और सब्जेक्ट कौन है? जो प्रयोग जिसके ऊपर करा जा रहा है। ठीक है, तो दो व्यक्ति होते हैं, एक होता है आपका एक्सपेरिमेंटर और एक होता है आपका सब्जेक्ट, कहा जाता है उसको, प्रयोजक कहते हैं जिसको, सब्जेक्ट। तो इसमें जो है ये दोनों चीजें पॉसिबल है। इसमें हमें स्वयं के बारे में, मतलब एक ही व्यक्ति एक्सपेरिमेंटर भी है, सब्जेक्ट भी है, तो वो तो कुछ भी अपना सही गलत फॉल्स रिपोर्ट्स भी दे सकता है। बहुत ज्यादा अंदर से दुखी, हम कहेंगे जी आपको कैसा फील हो रहा है, कहेगा नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ। आपको मानना पड़ेगा कि वो बहुत खुश है। ठीक है, बिकॉज वो उसने खुद बताया है अपने बारे में। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटर को नजर आएगा, जो एक्सपेरिमेंटर फील करेगा, जो एक्सपेरिमेंटर ऑब्जर्व करेगा सब्जेक्ट के बारे में, वही वो लिखेगा, वही वो बताएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के कुछ गुण जो हैं इस डेफिनेशन के बारे में सामने आए थे। परंतु ऐसा तो नहीं है कि हर मनोवैज्ञानिक जो है इस डेफिनेशन के साथ हो। कई मनोवैज्ञानिकों ने इसकी कई कमियां भी सामने लाई। ठीक है, कई कमियां ये थी कि जो भी हमने जैसे अभी आपको बताया कि स्टिमुलस के आधार पर प्रतिक्रिया या अनुक्रिया, बिहेवियर। अब ये जरूरी तो नहीं है एक ही प्रकार के सिचुएशन में हर व्यक्ति एक जैसा बिहेव करे, है ना? ये तो पॉसिबल नहीं है। अब एक व्यक्ति को वो सूरज जो है बहुत ज्यादा ब्राइट लग रहा है तो उसकी आंखें उसको देखकर बंद हो जाती हैं, परंतु हो सकता है दूसरा व्यक्ति जो है वो ऐसे किसी जगह से आया है जहां पर बहुत तेज सूरज चमकता है, तो उसको यहाँ का सूरज जो है इतना चमकदार नहीं लग रहा, तो वो नॉर्मल खड़ा है। ठीक है, उसकी आंखें जो है वो बंद नहीं होती उसको देखकर। अब क्वेश्चन पेपर आया, एक व्यक्ति को बहुत टफ लग रहा है तो वो कहता है बड़ा टफ पेपर है। ठीक है, दूसरा व्यक्ति को आसान लगता है बिकॉज ही हैज स्टडीड। तो हर व्यक्ति का एक सिचुएशन को परसीव करने के तरीके अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो व्यवहार को अध्ययन करना इतना सरल कार्य नहीं है जितना कि वॉटसन या उनके साथियों ने समझा था। ठीक है, बहुत से और वेरिएबल्स होते हैं जो किसी भी एक व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, अफेक्ट करते हैं। ठीक है, आपका एक ही प्रकार की सिचुएशन में डिफरेंट डेज पर सिमिलर व्यवहार नहीं रहता। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कई ऐसे चेतन और अचेतन अनुभव होते हैं जो दूसरा व्यक्ति नहीं देख सकता या नहीं पढ़ सकता। वो खुद जो सब्जेक्ट होता है वही अपने अंदर मन को समझ सकता है। तो ये भी बहुत जरूर कोई ये है कि दूसरा व्यक्ति कैसे हमारे मन को समझ सकता है। ठीक है, कैसे वो हमारे मन को पढ़ सकता है, वो यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। किसी की आंख में आंसू देखकर आप कैसे निश्चित वे में कह सकते हैं कि ये दुख के आंसू हैं? हो सकता है वो व्यक्ति बहुत ज्यादा खुशी महसूस कर रहा हो, तब भी उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, है ना? अगर किसी व्यक्ति की, अब आपके साथ साथ भी होता होगा कि आपकी सहेली एक खड़ी है, उसकी आंखों में आंसू है, तो आपको ओ ये तो बहुत दुखी है, क्या हो गया, क्या दुख है तुम्हें, किसी ने कुछ कहा? आप 100 तरह के सवाल एकदम से उसको पूछ लेंगे तो वो आपको कहेगी नहीं नहीं मैं दुखी नहीं हूं, मेरे को तो बहुत खुशी महसूस हो रही है अंदर से, जिसकी वजह से मेरी आंखों में आंसू आ रहे हैं। तो ये तो वही खुद बता पाएगी ना कि ये आंसुओं की वजह क्या है। तो यानी कि हमारे खुद के अनुभव भी, चेतन मन के जो अनुभव होते हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
तो इस वजह से ये कुछ एक परिसीमाएं सामने आई थी, परंतु इन परिसीमाओं के होते हुए भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो परिभाषा है, ये आज की डेट में फिर भी काफी ज्यादा यूजफुल परिभाषा मानी गई है। ठीक है, और एक्चुअल जो वर्ड्स में अगर हम इसको डिफाइन करें, परिभाषित करें मनोविज्ञान को, यानी वातावरण के संबंध में प्राणियों के व्यवहार को अध्ययन करना, बिहेवियर को स्टडी करना है। यानी साइकोलॉजी क्या है? किसी भी एनवायरनमेंट में के संबंध में, किसी भी वातावरण के संबंध में, किसी भी एक व्यक्ति के व्यवहार को स्टडी करना, एक व्यक्ति के व्यवहार को का अध्ययन करना। वो व्यवहार जो है इंटरनल भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। ठीक है, वो व्यवहार जो है आपका डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। Have you understood what is behavior? Study of psychology is a study of behavior. यानी साइकोलॉजी क्या है? किसी भी एक व्यक्ति के, उसके वातावरण के संबंध में व्यवहार को स्टडी करना। तो कौन कौन सी ऐसे इंपॉर्टेंट बातें हैं जो उस परिभाषा से सामने निकलकर आई हैं? सबसे पहले इस परिभाषा ने यह स्थापित कर दिया है कि साइकोलॉजी जो है एक साइंटिफिक विषय है। ठीक है, एक वैज्ञानिक विषय माना जाता है इसको। सेकेंडली, इसमें व्यवहार को स्टडी किया जाता है, एक्चुअल व्यवहार जो व्यक्ति उस वक्त कर रहा है उसको हम स्टडी करते हैं। इसमें प्राणी यानी कि एक व्यक्ति जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। इसमें पशु भी आ जाते हैं, इसमें बच्चे भी आ जाते हैं, एडल्ट भी, किसी भी प्रकार का लिविंग थिंग को स्टडी करना, बिकॉज बिहेवियर जो है एक लिविंग थिंग का ही होगा, एक टेबल चेयर का नहीं होता। ठीक है, प्राणी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। किसी भी एक प्राणी के व्यवहार को उसके वातावरण के संबंध में स्टडी करना। ठीक है, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड साइकोलॉजी। यानी कि इन रिलेशन टू हिज एनवायरनमेंट, जो भी व्यवहार होगा उस प्राणी का उसके एनवायरनमेंट के संबंध में ही होगा। यानी स्टिमुलस या उद्दीपक का होना अनिवार्य है। किसी उद्दीपक के बेसिस पर ही एक प्राणी के व्यवहार को आप स्टडी करोगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है, इंपॉर्टेंट कुछ एक संज्ञाएं हैं जो इस परिभाषा में सामने निकलकर आई हैं। तो निष्कर्ष में हम क्या कह सकते हैं कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जिसके अंतर्गत वातावरण के संबंध में प्राणियों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ओके, सो दिस इज कॉल्ड, दिस इज योर आंसर टू व्हाट इज साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान किसे कहते हैं या मनोविज्ञान की परिभाषा दे। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट है उस क्वेश्चन का जो अभी मैंने आपको बताया था, मनोविज्ञान किसे कहते हैं, और इसको एक विज्ञान के रूप में मतलब स्पष्ट करें। ठीक है, तो वो विज्ञान का रूप जो है फिर वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।